बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा उस्मान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के अहम दौरे पर रवाना होंगे। बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जा रहा है ये दौरा। देखते हैं कि मईशत पर इस पर क्या असरात जो है वो मुरतब होते हैं। इसके अलावा ज़िम्बाब्वे में शाहीनों का एक और इम्तिहान आज होगा। टीम जमकर खेल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, बेहतर कारकर्दगी है, लेकिन देखना यह है कि क्या आज भी ज़िम्बाब्वे को पछाड़ पाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और फिर बात होगी ट्रेन की टिकटों की, जिस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट किसको मिलेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उन्हें इस 50% रियायत से इस्तेफ़ादा हो सके। लेकिन कौन कौन इससे फ़ायदा हासिल कर सकेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर बात होगी बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल का इंतखाब आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वालिदैन के लिए एक बड़ा ही अहम सवाल होता है, परेशानी का बायस भी होता है। किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए स्कूल का इंतखाब करते हुए, इस पर हमारे साथ होंगे माहिरीन, उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। और फिर आखिर में बात करेंगे कि मोटापा सबके लिए वबाल जान होता है, लेकिन बहुत जतन करने पड़ते हैं। अब हम आपको आज ये बताएंगे कि रंगों के ज़रिए आप अपने मोटापे को कैसे स्मार्टेस्ट में बदल सकते हैं, और क्या वाकई ये कारगर होगा, इफेक्टिव होगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि वज़ीर आज़म का अहम दौरा है और मुल्की मईशत के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, और इसके साथ साथ इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आज के मैच पे बात कर लेते हैं। पाक ज़िम्बाब्वे टाकरा, दूसरा T20 दूसरा मैच जो है वो आज खेला जा रहा है और कौमी टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़ती पहले से हासिल है। इतवार के रोज़ खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान ज़िम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। तो आज दोनों टीमें जो है बुलवायम में एक बार फिर मद्दे मुकाबिल तो आएंगी, लेकिन दूसरे T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। क्या यही प्लेयर्स अच्छा खेल पेश कर पाएंगे और किस तरह का खेल होगा आज का, क्या तवक्कुआत हैं? हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। थैंक यू वेरी मच। हमारे भाई, कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं, क्या समझते हैं कि इसी टीम के साथ हमें मैदान में उतरना है? क्या कामयाबी समेट पाएंगे? क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखिए, तब्दीलियां इसलिए नहीं की गई कि हमने ये बिल्कुल यंग साइड, न्यू लुक साइड आपको खिला दी है, और इनको भरपूर मौका मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है, और जो बिल्कुल सही है, पहले मैच जीत लिया तो विनिंग कॉम्बिनेशन कोई भी ब्रेक नहीं करना चाहता, सीरीज जीतना चाहता है। कल को ये ना हो कि जनाब आप सीरीज जीत सकते थे, आपने क्यों तब्दीलियां कर दी। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं ये कहूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक एतराज ये हुआ कि पाकिस्तान देखें, टीम तो अपनी बड़ी अच्छी खिला रहा है, लेकिन वो विक्ट्री मार्जिन जो है वो कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं हमें नजर आ रही। कि हम जिम्बाब्वे की टीम से जिसकी कहीं रेटिंग भी नहीं आती, उसके अगेंस्ट भी अगर हम क्लोज मैच हो, वो उनकी विकेट जो थी, दूसरी विकेट की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप, दे वाज 77 फॉर 2, और बहुत आराम से क्रूज कर रहे थे विक्ट्री उनको। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले 31 रन पे उनकी 8 विकेटें गिर जाएंगी। तो वो जाहिर है यान मुकीम उनसे बिल्कुल पिक नहीं होते। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइना मैन बॉल, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है, लेकिन ये चाइना मैन, जिस तरह हम ऑफ स्पिनर दूसरा बॉल करता है ना, ऑफ स्पिन अंदर आती है टर्न होकर राइट बैट्समैन, ये बाहर की जानिब निकलती है ऑफ स्पिन। तो ये लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, इसको हाथ से पिक नहीं कर पा रहे वो, और वही है कि वो उनको स्टंप कर रहे हैं, डिसीव भी कर रहे हैं, क्रीज से बाहर भी ड्रैग करके स्टंप हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा। अबरार ऑन दी अदर हैंड मैं कहूंगा लकी थे, उनको जो विकेट्स मिली है ना, वो कोई इतनी खास बॉल नहीं नजर आई, वो लकी थे कि उनको विकेट्स मिल गई। यस, पाकिस्तान की बैटिंग देखी जाए तो डाउन दी ऑर्डर तैयब ताहिर और इरफान खान नियाज़ी, जिनको कहा जा रहा है ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, बिल्कुल कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर टॉस जीतते हैं हमाद भाई, आपके ख्याल में क्या फैसला होना चाहिए और कितना टोटल होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई बहुत काबिल जिक्र हमने अभी तक लीड नहीं ली मैच जीतने के बावजूद। लेकिन जुनैद, आजकल की जो मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट हो रही है उसमें 250 रन हो रहे हैं इवन इन 2020। तो हमारे पास वैसा स्कोर बोर्ड पे लगाने के लिए हमें पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर प्ले में अगर हम 50 रन ही करते रहेंगे, जहां टीमें 70-80 रन कर रही हैं, तो वो तर्ज की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि दोबारा बैक करें अपने आप को, टॉस जीतते हैं फिर बैटिंग लगाएं बोर्ड पे 200 से ज्यादा रन, और फिर दूसरी टीम को छोटे से छोटे टोटल पे आउट करके एक बड़ी विक्ट्री नजर आए, ताकि पता चले ना कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है। अगर आप इन टीमों से इतना क्लोज मैच जीतेंगे तो फिर अच्छी टीम से तो मुकाबला नहीं होगा। तो ये तैयारी है कि अच्छी टीम्स के अगेंस्ट हम अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करें, और हमारे पास वो मॉडल हो कि हमने 200 प्लस रन बोर्ड में लगाने और फिर उसको डिफेंड किस तरह करना है। तो सारी चीजें हैं
मेरे ख्याल से स्किल्स है, आगाज़ है अच्छा, हुँ, नए यंगस्टर्स को हमने मौका दे तो इनको मैं बार-बार यही कहता हूँ कि इनको पूरा मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक आध सीरीज़ के बाद सीनियर खिलाड़ी वापस आ जाए तो आप इनको इग्नोर कर दें। इनमें हुँ। जिन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, सीनियर के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करें कि अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो ये जगह लेने के लिए तैयार है, बल्कि एक आध मैच में पहले इनको खिला दें, ताकि हुँ। उनके ज़हन में ये चीज़ क्लियर कि जी हम परफ़ॉर्म करेंगे तो हम टीम में आएँगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद भाई, ये तो अब आज के मैच की बात हो गई कि हमारी टीम जो है वो किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर मैदान में उतरे और किस तरह से वो विन कर सकती है। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएँ, भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है ब्लाइंड टीम के हवाले से, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड ने जो एक फैसला किया है कि अब दोनों टीमों को जो मेज़बानी जो वो भारत से ले ली गई है, और आने वाले दिनों में भी भारत जो तब तक मेज़बानी नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तमाम मामलात है वो ठीक नहीं हो जाते। जो वेन्यू है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो खेला जाएगा और दुबई ही शायद रखा जाए। तो क्या समझते हैं कि भारत को इससे कोई सबक मिलेगा, कोई लचक, कोई बेहतरी कुछ होने जा रहा है, या फिर भारत जो है वो जिस तरह से अपनी अज़ली एक हठधर्मी पर बरकरार है वही रहेगी? देखिए, पाकिस्तान को अपना एक स्टांस जो है वो देना था, वो पाकिस्तान ने दे दिया, लाइन ड्रॉ कर दी है पाकिस्तान ने। आईसीसी इसको मानता है, भारत अपने ज़ोर से इसको नहीं मनवाता, वो और चीज़ है। लेकिन हम हमेशा से बात करते हैं, पाकिस्तान को डिग्निटी एंड ऑनर के साथ अपने डिसीजन सारे लेने चाहिए। हुँ, ये नहीं कि हर दफ़ा हम ही उनकी बात मानें। हम बिल्कुल हक पे हैं और हमें उस पे कायम रहना चाहिए। दो टोक मौक़िफ़ बार-बार वो कहा जाता है, मोहसिन नकवी ने दिया है, बिल्कुल सही दिया जी। और इसमें उन्होंने कहा कि जी हम ज़ख्म तक सहने को तैयार हैं, अपने मुल्क की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देंगे। तो इस पे फिर खड़े रहना है। ये नहीं कि स्टेटमेंट देने के बाद में बैक आउट कर लें। और जो हुँ, फ़ॉर्मूला दिया गया है, टाइम क्रिकेट तो ख़ैर चलें ठीक है, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात करते हैं, जो फ़ॉर्मूला दिया गया है, वो अगले 3 साल भारत को बहुत हर्ट करेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता ना, तो भारत में 3 मेगा इवेंट्स होने हैं इन 3 सालों में। हुँ। और उसमें जब पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? क्योंकि रेवेन्यू पाकिस्तान-भारत के मैच से ही होता है, और वो जब न्यूट्रल वेन्यूज़ पे चला जाएगा, तो भारत को बहुत इसका डेंट पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो पाकिस्तान ने एक हमाद अच्छा भाई, ये जो वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने फैसला किया है, उसूली तौर पे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी और दीगर इवेंट्स पे भी यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का कोई इतना वो अहमियत नहीं है, अगर आप कह भी लें। जी। भारत नई शिरकत का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल होने जा रहा है। उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे इतना रेवेन्यू नहीं आता। हुँ, असल चीज़ जो है वो रेवेन्यू की है, कि वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे आईसीसी के इवेंट से, जो कि मेन टीम्स हैं, ब्लाइंड नहीं, सही टीम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो हुँ। वहाँ उनको हर्ट कर रहा है, तो उनको इश्यू वहीं पे आएगा। आप यहाँ पे उनसे मेज़बानी ले लें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इतना असर पड़ेगा इससे। फ़र्क रेवेन्यू में नहीं पड़ता, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए हमाद भाई, तो एक सुबकी का सामना तो होता है। एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब आपको कहा जाए कि आपसे मेज़बानी वापस ले ली जाएगी, अगर आप ये इक़दाम आपने वो कदम उठाया है, तो थोड़ी-सी सुबकी तो महसूस होती है, जो कि इस वक़्त भारत भी बेशक महसूस कर रहा होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले 3 सालों में भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो इस वक़्त भारत ने किया है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए। क्या समझते हैं कि वही सोच कर क्या भारत को कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि आने वाले 3 साल उसके लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं? विशाल, खाली सुबकी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अगर कोई थोड़ा बहुत अपनी डिग्निटी की बात करे, तो बहुत बड़ा ये उनके हुँ, ऊपर एक डेंट पड़ेगा ऊपर। और वहाँ पे उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, टीम को भेजना चाहिए। हुँ, और फिर पाकिस्तान के अंडर 19 ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर दी कि इन द ओपनिंग मैच दे बीट आर्च राइवल्स। तो वो ठीक। पाकिस्तान ने बता दिया कि खेलते हैं, नहीं खेलते, हमारे पास वो टैलेंट है जो हम आपको सारी दुनिया में चैलेंज करते हैं। हम अब क्रिकेट की मेज़बानी करने जा रहे हैं, क्रिकेट पाकिस्तान में भरपूर तरीके से वापस आ रही है, और ये पाकिस्तान का राइट है कि पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज़ करे। बिल्कुल ऑन ठीक द है। अदर एंड हम बात करते हैं, जी। तो इंडिया डिफेंसिव मोड में तो नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है रन करता है। बिग 3 में जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, हुँ, हमेशा से क्रिकेट में 3, पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुआ करते थे, अब इंडिया, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो उनकी मानी जाती है। और वो दूसरों को मजबूर कर देते हैं। जब अगर हम हाइब्रिड मॉडल से हट के वोटिंग पे चले गए, हुँ। तो वो उनको मजबूर कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैं ल्यूक्रेटिव आईपीएल के, तो वो उसके मुखालिफ नहीं जा सकते। अच्छा, आज के मैच पर अगर दोबारा आ जाए हिमात भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ सीरीज जीतने बल्कि वाइट वॉश करने की पोजीशन में है, और स्ट्रेटजी इस लिहाज से क्या अपनानी होगी पाकिस्तान को? देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड, विनिंग द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, फिर रन्स ऑन द बोर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब टी20 में कोई बड़ी इनिंग हमें हमसे तवक्को कर रहे हैं कि ये टी20 स्पेशलिस्ट हैं, पावर हिटर हैं,
पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, सर्कल के ऊपर से बड़े शॉट लगाते हैं। तो इनको थोड़ा मैं कहूँगा कि डिलीवर करने के वक़्त आ गया, क्योंकि ये इन्होंने वनडे में अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो वो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं ना हमारे प्लेयर्स की, तो वो नज़र आता है। एक आध इनिंग खेलते हैं, फिर गैप आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक। आपको इतनी डिफिकल्ट बॉलिंग नहीं नज़र आ रही ज़िम्बाब्वे की। सिर्फ ये है कि पेशेंस आपका, कि आपको विकेट पे स्टे करना है और ठीक। शॉट सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके अगेंस्ट ट्रैप है, जो पेट एरियाज़ हैं, जो आपके फेवरेट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप शॉट लगाते हैं, बिल्कुल, आप व्हिच इज़ ठीक कह रहे हैं फाइन। कि सोच समझ के और वो एक अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको दूसरे प्लेयर्स को कवर करना चाहिए, ना कि उसी गलती को दोहराते हुए वो आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आगे चलते हुए बात करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी जान शेर खान की, जिनका नाम प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। जनाब बिल्कुल जी, पाकिस्तानी लेजेंड के साथ मलाइशिया की खातून खिलाड़ी नकुल डेविड को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और जान शेर खान और नकुल डेविड PSA स्क्वॉश हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बिलतरतीब तीसरे और चौथे प्लेयर्स हैं। इससे कबल पाकिस्तान के जहांगीर खान और न्यूजीलैंड के सुसैन डिवाई को यह एजाज़ मिल चुका है और हॉल ऑफ फेम में शामिल दोनों मर्द प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो ये पाकिस्तान के पास बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के लेजेंड स्क्वॉश प्लेयर जान शेर खान ने रिकॉर्ड जो है वो 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा तकरीबन ब्रिटिश ओपन के जो टाइटल हैं वो अपने नाम किए हैं। बिल्कुल, और जान शेर खान ने प्रोफेशनल करियर में सबसे ज़्यादा जो है वो 118 मैचेस खेले हैं और फाइनल खेले हैं, जिसके बाद ये एजाज़ उनके हिस्से में आया। अब हम जी एक ब्रेक भी यहाँ पर शामिल करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो सऊदीया का दौरा है कितना अहमियत का हामिल है और इस दौरे के हवाले से क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। तो एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब की। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ हम वक्त सरगर्म भी दिखाई देते हैं और इस बार COP16 की साइडलाइन इवेंट में वो शिरकत करेंगे और शहबाज शरीफ वाटर समिट में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा ये दौरा है। इस हवाले से तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर जमील अहमद साहब आपको। डॉक्टर साहब, कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा और क्या क्या तवक्कुआत हैं इस दौरे से? जी देखिए, सऊदी अरब का दौरा जब भी रहा है, जिस सरबराह ने भी की है, वो दौरा तो हमेशा बहुत अहमियत की हामिल होता है, क्योंकि सऊदी अरब से जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं और ख़ास तौर पर उन हालात में जब हमारी बड़ी दीगर हालात हो जाया करते हैं, तो सऊदी अरब रेस्क्यू के लिए आता है। चाहे वो हमने जब एक्सप्लोजन किया उस वक्त की बात हो 98 में, या अभी की बात हो पिछले साल की, जब हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े थे और उन्होंने हमारी मदद की। उस लिहाज से अब ये जो दोबारा जब इस किस्म की समिट पर जाया जाता है, तो उनके सरबराह की तरफ से यानी MBS की तरफ से इन्विटेशन आई थी और ये दौरा, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से, MBS से, क्राउन प्रिंस से, और ये मुलाकात इस हालात में जबकि जियोपॉलिटिकल मामलात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं दुनिया के और इस खित्ते के भी। आपने देख लिया चंद दिन पहले जो ब्रिक्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की कि अगर ब्रिक्स में, और सऊदी अरब ब्रिक्स का मेंबर है बाय द वे, कि ब्रिक्स में अगर उन्होंने अल्टरनेट करेंसी की बात की तो मैं 100% उन पर लगा दूंगा, अपने टैरिफ लगा दूंगा और इस किस्म की और बहुत सारी चीजें। उससे हटकर जो गजा में और लेबनान में सिलसिला हो रहा है, जिसपे सऊदी अरब और पाकिस्तान का थ्योरेटिकली कम से कम एक मौक़िफ़ था, और उस मामले में अब एक और नया डायमेंशन आ रहा है जो गालिबन कभी तक कहीं डिस्कस नहीं हुआ है। वो आ रहा है एलेपो पे कब्जा हो गया है रेबल ग्रुप्स का, और रेबल ग्रुप्स को दुनिया की बहुत सारी ताकतें मिलकर सपोर्ट करती हैं सीरिया के खिलाफ। इसका मतलब ये कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको वीक करने की कोशिश की जा रही है। मजीद काफ़ी हो गई है गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह, और क्योंकि सीरिया में हिजबुल्लाह की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी और अब सीरिया में ये रेबल्स की तरफ से और फिर चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले बम्बार्डमेंट्स भी हुई, तो उससे ये अंदाजा होता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कत्लो गारत तो आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत हो चुकी है, लेकिन क्या अब इस कत्लो गारत को रोकने के लिए भी यकजान यक आवाज़ हो पाएगी मुस्लिम उम्मा? और इस इवेंट के मौके पे भी आपको कुछ तवक्को है कि कोई किसी हल की तरफ जाया जा सकेगा, कोई तजवीज़, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ पाएगा?
दुनिया का कोई भी मल्टीलैटरल फोरम, जैसे कि अभी ये मल्टीलैटरल फोरम पे हो रहा है ना, देखिए इसमें काज़ाकिस्तान है, इसमें वर्ल्ड बैंक है और इसमें सऊदी अरेबिया है, जिन्होंने हुँ, मिलके एक समिट भी की है, वन वाटर समिट के नाम से। तो ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, दुनिया के बहुत सारे सरबराहान इसमें आएँगे और उसमें गुफ्तगू होगी, चाहे वो साइड लाइन पर हो या जॉइंट स्टेटमेंट जब दें। हालाँकि इसका मकसद बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया कि जी। वो एमबीएस से मीटिंग, और जिसमें हुँ, मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर क्योंकि हर एक को इफ़ेक्ट करता है, तो उसपे तो गुफ्तगू आ ही जाती है, चाहे वो साइड लाइन पे आए या मेन कॉन्फ्रेंस में कोई अपनी तकरीर में उसको डाल दे। दूसरा इसका कंपोनेंट है कि सेक्रेटरी जनरल वहाँ यूनाइटेड नेशंस के हुँ, मौजूद होंगे, और सेक्रेटरी जनरल वहाँ यूनाइटेड नेशंस के मौजूद क्यों होंगे? क्योंकि यूएनसीसीडी, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट हुँ, डिसर्टिफिकेशन, यानी कि जो आबाद ज़मीनें हैं, जब ज़मीनी हालात मौसम की तब्दीली की वजह से गैर-आबाद होना शुरू हो जाएँ, हुँ, तो ये 94 में ये इदारा बना था और ये भी एक मल्टीलैटरल फोरम है। इसके तहत भी एक कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की नोट स्पीकर भी इसमें होंगे। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक मल्टीलैटरल ये फोरम हो गया। दूसरा समिट जो वन वाटर समिट हो रहा है, 2 और तीसरा एमपीएस, जिसको कि जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर बिल्कुल में ठीक मैं ज़्यादा देखता हूँ। आने वाले दिनों में 21 जनवरी के बाद बड़े नशेबो-फराज़ आने वाले हैं हुँ, जियोपॉलिटिकल मामलात में और जियो इकोनॉमिक मामलात में भी, ट्रंप के चार्ज लेने के बाद। और उन्होंने कोई ढकी-छुपी बात नहीं रखी है, बहुत सारी बातों को वाज़ेह भी कर दिया है अपने बिल्कुल ठीक कैम्पेन के दौरान और अब उसके बाद भी। तो उस लिहाज से एमबीएस ज़ाहिर है अपने देरीना दोस्तों से मशवरा हुँ, ज़रूर करेंगे और हमें बिल्कुल भी ठीक करना है। चाहिए, हुँ, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाइना हो, बाकी हमारे दोस्त जो हैं, ठीक है। उनसे हमें डॉक्टर वो साहब मशवरे करते हैं और इस तरह जी। बिल्कुल मुशावरत तो करनी चाहिए और डॉक्टर साहब गुज़श्ता रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 6 से 7 मुआहदे जो हैं वो भी दस्तखत किए हैं। वो कौन से अहम मुआहदे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, सरमायाकारी लाई जा सकती है? उस हवाले से बताएं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का जब भी कोई अहम दौरा होता है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, तो उनकी नज़रें इस पर जमी होती हैं कि क्या मईशत के लिए भी बेहतरी लाएगी, ये दौरा लाएगा? ये देखिए, कोई पहला दौरा नहीं है ये। प्राइम मिनिस्टर ने अपना चार्ज लेने के बाद तकरीबन 5वाँ या 6ठा दौरा है ये, और पिछले 6 हफ्तों में तीसरा दौरा है। तो आप देख लें कि इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। जियोपॉलिटिकल का ज़िक्र मैं कर चुका हूँ और हुँ, अब आपने जो सवाल मुझसे किया है, देखिए 34 हमारे एमओयू साइन हुए हैं पिछले डेढ़ बरस में। हुँ, उसमें से 6 एमओयू पर ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया है, हमारा एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। और जिसकी वजह से सऊदी अरब ने कोई 560 इन एग्रीमेंट की वजह से 560 बिलियन की डील कर हुँ, दी है। और उस लिहाज से ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है, उसमें इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले जो की है, वो उसी का अदा किया है कि ये इस मीटिंग में जो हमने जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, जो पिछले दिनों हुँ, इन्वेस्टर्स आए भी हुए थे सऊदी अरब से, तो जी। क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो बिल्कुल। रहा? तो वो जब गए हैं तो उसका आदा करते हुए गए हैं कि हाँ, क्या-क्या अमल हो रहा है, ताकि वो जाएँ तो उनके ज़हन में ये बात हो। और हुँ, ख़ास तौर पे ये जॉइंट वेंचर्स के लिहाज से ठीक। जो इन्वेस्टमेंट ये मैंने बताया आपको कि 560 मिलियन की है, हुँ। उसमें। और फिर जब ज़ाहिर है सऊदी अरब से हम मिलते हैं, तो हमारी बहुत सारी प्लेज़ेंट्रीज़ का ज़िक्र होता है उसमें, बहुत बिल्कुल। सारे हम अपने अयादा करते हैं अपने ताल्लुकात का, और उस लिहाज से हम उसको मज़ीद स्ट्रेंथ बख्शने की बिल्कुल ठीक कोशिश है। करते हैं। थैंक यू सो तो मच। बहुत जी, शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्लेज़र। फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी है। जो मुफ़ाहमती याददाश्त को मुआहिदों की शक्ल देना और मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद होना, बिल्कुल। ये भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये दौरा भी सूदमंद साबित होगा। 2 रोज़ का ये दौरा है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मखसूस ताश के पत्ते बनाने वाले रॉब हैलिफिक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा ताश का पत्ता बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो ये बिल्कुल। रिकॉर्ड हम कहते हैं बनाने का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ है और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं जो कि जिन पर बड़े हमें हैरत भी होती है समटाइम, लेकिन ये यकीनी तौर पर उन्होंने एक बड़ा ताश का पत्ता बनाकर जो अपना रिकॉर्ड कायम किया है काबिल यहाँ तारीफ। रॉब ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे छोटी ताश की गड्डी बनाकर पहला रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि उसके बाद उन्होंने दुनिया के 2.87 मीटर बड़े ताश के पत्ते का रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया और फिर उसे पूरा भी कर लिया। ये रिकॉर्ड भारत के राम कुमार ने 2020 में बनाया था और इस रिकॉर्ड की जो शराइत हैं उसमें कार्ड का आम साइज से बहुत बड़ा होना और कमर्शियली दस्तयाब कार्ड की नकल बनाना
शामिल था। अच्छा, तो लेकिन इससे खेला कैसे जाएगा? मतलब ये बस उठाने वो के रिकॉर्ड ही लिए बनाया है, कितने अब लोग इसे शामिल खेलने के लिए तो मेरे ख्याल में होंगे? जिन्नात यूजफुल भी तो होना चाहिए देव ना, कामत बस लोगों आप की जरूरत होगी। लेकिन ये अजीब हैरानकुन किस्म के रिकॉर्ड्स कायम किए जाते हैं, कभी कभी तो ये यूजफुल भी नहीं होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ब्रेक बल्कि लेंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि ये सर्दी आखिर कहाँ रह गई है, या रूठ गई है हमारे से शायद। इसकी वजह क्या है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। 2025 में दुनिया का बेहतरीन शहर कौन सा होगा? क्या पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है? नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि अगर हम देखें तो लंदन जो है दुनिया का बेहतरीन शहर करार पाया है और न्यूयॉर्क दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर हम देखें हमारा लाहौर शहर, हमारे पाकिस्तान का बागों का शहर, तो वो इस वक्त आलूदगी में भी सबसे पहले नंबर पर है। जी हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन ज़रा बेहतरीन शहरों की बात कर लें, जिसमें लंदन दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया, जिस तरह से आपने बताया। न्यूयॉर्क का है दूसरा नंबर, और एशिया का बेहतरीन शहर रहा है टोक्यो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। और बुनियादी तौर पर देखना यह है कि क्या चीज़ शहरों को बेहतर बनाती है या बेहतरीन करार देती है। एक ख्याल के मुताबिक मसरूफ़ इलाके, सस्ते खाने और दीगर सहूलियात जो है इसमें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जिससे ये कैटेगराइज इसको किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इन शहरों के अंदर अगर बात की जाए पाकिस्तान के दो शहरों की जो कि सरे फहरिस्त हैं, तो वो आलूदगी में सरे फहरिस्त है। लाहौर है पहले नंबर पे, और हमारा जो रोशनियों का शहर है वो है दूसरे नंबर पर, यानी कि कराची। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, एक तरफ बेहतरीन शहरों के रिकॉर्ड बन रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस फहरिस्त में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ रहे हैं। कहीं तो पोजीशन हमने हासिल की है, लेकिन तो ये जो स्मॉग का मामला है ये तो अपनी जगह जो का तू मौजूद है। एक और बड़ा मसला है नाज़रीन, वो ये है कि क्या सर्दी हमसे रूठ गई है? हम तो शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, और अगर अक्टूबर आता है तो हम कहते हैं अब ठंड आएगी, अब सर्दी आएगी। अक्टूबर गुजर जाए तो ये आस होती है कि नवंबर में तो आ ही जाएगी, और अगर नवंबर में भी ना आए और दिसंबर में तो आ ही दिसंबर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस बार तो दिसंबर भी शुरू हो चुका है, तो ये माजरा क्या है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहिर मौसमियात हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या वाकई क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, या कोई और मामला है कि दिसंबर शुरू हो गया, ठंड नहीं आई अभी तक? डॉक्टर साहब जी है, तो वही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ही मसला है कि ये तो इसके असरात जो हैं वो अभी जो टारगेट सेट हो रहे हैं दुनिया भर में, वो ये कह रहे हैं कि 2050 तक अगर हम दर्जा हरारत जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको अगर हम 1 या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे से कम कर लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वो उस हवाले से अगर देखें इसमें तो ये वक्त तो लगेगा, और ये जो है ये रिजल्ट है हमारी वो सारी एक्टिविटीज जो पिछले हम 50 से 100 साल पहले से करते आ रहे हैं, उसका नतीजा जो है वो अब हम भुगत रहे हैं, और हमारी नस्लें जो है हम जो कर रहे हैं उसका जो है नतीजा वो भुगतेंगे। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि नवंबर और दिसंबर जो है वो बारिशें वो ना होने के बराबर होंगी, मतलब वो बहुत कम होंगी, जो एवरेज है उससे कम होंगी। और उसके अलावा बर्फबारी का भी जो है वो कोई इतने चांसेस उस तरह नहीं है जो कि सर्दी का बायस बनते हैं। अभी तक को वो मूंगफलियां जो लोग खाते हैं वो उस तरह नजर नहीं आती। तो मसला तो काफी डॉक्टर साहब बड़ी दूर की बात है। किन्नू संतरे माल्टे पिछले साल भी हम तो इंतजार करते रह गए थे, इस बार भी लगता है। हाँ जी, जी जी। तो वो बेसिकली तो वो यही है कि आप दर्जा हरारत जो है वो उसको जब तक कि कम नहीं करते, अब देखें दर्जा हरारत को कम करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि हम दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट का कवर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हमारी डेवलपमेंट जो है ऐसे इलाकों में हो रही है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। आज से जो चंद साल पहले जो मरी की सूरत हाल थी दरख्तों के हवाले से, जंगल के हवाले से, तो अगर आप देखें नथिया गली और जो गलियात और कागान और नारान, यहाँ पे भी अब जो है बड़े बड़े होटल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक बड़ा हिस्सा हमने खुद डाला है इस क्लाइमेट चेंज को या इस वेदर को बिगाड़ने में। अच्छा, ये सूरत हाल पाकिस्तान या इस खित्ते में ज़्यादा बनी हुई है या फिर ओवरऑल दुनिया के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ा है और इसके असरात पूरी दुनिया में भी देखे जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, ये दुनिया भर में ही ऐसा है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तो वो तो पूरे ग्लोब की बात हम कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जो हम असरात कुछ ऐसी चीजें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है पिछले 50 से 100 साल, उसका जो खमियाजा है हमारे यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन जो यूरोप में हुई या जो अमेरिका में हुई उसका खमियाजा रहे हैं। तो इसी तरह जो भी मतलब है कोई भी इन्वायरमेंट के हवाले से जो भी हम काम अपने यहाँ पे करेंगे उसका असर जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो होगा।
जो वैसे अगर हम बारिश की सूरत हाल को देखें तो हमारे पड़ोस में इर्द गिर्द भी ऐसा कुछ खास जो है वो बारिश का यही सूरत हाल है। अभी जो पिछले चंद दिनों में जो हमारा जो मेडिटेरेनियन जो साइड से टर्की, ईरान और अफगानिस्तान साइड से जो है कुछ ऐसे प्रेशर डेवलप हुए हैं, कुछ सिस्टम डेवलप हुआ है जिसकी वजह से वहां पे कुछ बारिशें हुई हैं कोयटा और उसके बाद में। लेकिन जो ये सेंट्रल पंजाब है या सदर्न पंजाब है, नॉर्दर्न सिंध है, इसमें अभी जो है ना वो। लेकिन डॉक्टर साहब हम कहते होते हैं कि जो लाहौर की आबादी है, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो तकरीबन 50% थी, अब वो 90% 95% जो है वो कवर हो चुका है, वहाँ पर घर बन चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो बाकी जो इलाके जो ग्रीनरी थी, जो ज़मीनें थी काश्तकारी वाली, वो सारी खत्म हो गई हैं। तो क्या ये भी एक वजह है कि गाँव से देहातों से लोग जो वो शहरों को मूव हो रहे हैं, यहाँ की आबादियाँ बढ़ रही हैं, ये वजह भी समझते हैं? जी ऐसा ही है। देखें, जो जब आप सिर्फ ये लोग नहीं आते, लोगों के साथ जो है वो गाड़ियां भी आती हैं, मोटरसाइकिलें भी आती हैं, रिक्शेज भी बढ़ते हैं, आबादी भी जब बढ़ती है तो आपको जगह चाहिए रहने के लिए। जगह अब जो रहने के लाहौर के मुज़ाफ़ात में ठोकर नियाज बेग जो है, जो इस वक्त सेंटर बन चुका है, वहां पे पहले बाग होते थे, आम के बाग। मैंने खुद जो है वो देखे हैं, आम के बाग होते थे, हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पे, अब हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अब ईंटों के बाग हैं वहां पे। तो वो जो है जो सारा का सारा जो सड़कें बन गई हैं जहाँ पे, और ये सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, लाहौर तो अब कसूर के साथ एक तरफ मिल गया है, एक तरफ शेखुपुरा के साथ मिल गया है। तो अब वो सारा का सारा जो ये बड़ा प्रोडक्टिव एरिया था, जो रावी के इर्द गिर्द का इलाका था, देखें जितनी भी जो दरिया के नजदीक जगह होती है वो बहुत प्रोडक्टिव होती है हर लिहाज से। लेकिन अब तो रावी के इर्द गिर्द भी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है डॉक्टर साहब। तो अच्छा ये बताएं कि जो नेचर से हटके ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, इसके इंसानी सेहत पर कितने खतरनाक असरात हो सकते हैं? मौसमी फल और दीगर चीजें जो हैं वो तो मुतासर हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन तो मुतासर हो रही है, इंसान के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, अगर बारिश नहीं हुई, अभी इस वक्त तकरीबन मैं इस्लामाबाद में हूं, तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त वो शिकार है ये इरिटेशन, नज़ला, खांसी, डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है। एक तो स्मॉग का एक असरात थे, उसकी वजह से कुछ तो ये मिला के इस वक्त हेल्थ की जो कंडीशन है वो काफ़ी बुरी हालात है। लोगों के सेहत जो है वो खराब हो रही है, बच्चों को बहुत सारी जो है बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब बड़े कहते भी थे कि अगर खुश्क सर्दी पड़ रही हो, बारिश ना हो, तो वो ज़्यादा बीमारियां साथ लेकर आते हैं, और बारिश की वजह से वो बीमारियां धुल जाती हैं, वो जरासीम खत्म हो जाते हैं, जिससे बच्चे या बड़े बीमार नहीं होते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो क्लाइमेट चेंज है ये ओवरऑल पूरी ऊपर अपने असरात मुरतब कर रहा है, और इसमें बहुत सारा हाथ हम लोगों का है कि हमने जो हमारे जंगलात थे, बागात थे, ग्रीनरी थी, हमने उसको किस हद तक ख़त्म कर दिया है। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज के बायस बारिशें भी खत्म होकर रह गई हैं, सर्दी भी नहीं आ रही है। नेचर से जो पंगा लेने के असरात होते हैं वो अब हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अगर अब भी हमें ख्याल ना आया, हमने उसमें बेहतरी ना की, तो फिर उसके जो असरात हैं उसमें भी शिद्दत देखी जाएगी आने वाले वक्त। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात होगी गजा की, जहाँ पे इसराइली बर्बरियत जारी है, और जो मुहासरा करके इमदाद रोके जाने का सिलसिला है ये कितना तबाहकुन हो सकता है मुतासरीन के लिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी है। सहूनी फोर्सेस ने गजा का मुहासरा करके हर किस्म की इमदाद रोक दी है, और अगर हम ये कहें कि 4 लाख फ़लस्तीनी भूख से मरने के करीब पहुंच चुके हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुकी है। एक दुल्हन अपने शौहर से अपने होने वाले शौहर से किस चीज़ का तकाजा कर रही है, क्या तोहफा मांग रही है? वो है 2 वक्त की रोटी। जहाँ पर गोला बारूद बरस रहा हो वहाँ पर वो लड़की क्या मांग सकती है? जहाँ पर भूख और अफलास का दौरा हो वहाँ पर क्या मांग सकती है? सिर्फ 2 रोटी की ख्वाहिश की गई, और लड़के ने कितार में खड़े होकर इतनी ख्वारी काटने के बाद सिर्फ 1 रोटी लेने में वो कामयाब हुआ, और वो 1 रोटी उसने जाकर अपनी होने वाली बीवी को दी। तो ये इतना तकलीफ दे लम्हा है कि हम इस पे बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महसूस होता है कि हम किस दुनिया में हम रह रहे हैं, और वहाँ पर किस तरह की सफाकियत दिखाई जा रही है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हामिद खान साहब अल-मशरकी साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हामिद साहब आपको। हामिद साहब, यकीनन इसके ऊपर बात की नहीं जा सकती, ये अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर इतनी तकलीफ इंसान देखता है, और बच्चों के हाथों
में बिलखते हुए बच्चों के रोटी के टुकड़े हैं, उन्हें वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। ये क्या अक़वाम आलम को नज़र नहीं आ रहा, ये तकलीफ़ उनको नज़र नहीं आ रही कि जो लोग गोले बारूद से मारे जा रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन जो अफलास और भूख से मर जाएंगे वो अलग है? क्या ये बिलखते हुए बच्चे, ये तकलीफ़ में रोती हुई औरतें उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं? बहुत शुक्रिया इशाल। देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि ये इंतहाई बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है गजा में, और पूरी दुनिया की खामोशी, पूरी दुनिया की जानिब से आंखें बंद कर लेना जो जुल्म हो रहा है गजा में मुसलमानों पर और इंसानों पर। आज 5 लाख से ज़ायद लोग भूख से मर जाने का खदशा है। और दूसरी अहम बात यह है कि क्या इस्लामी दुनिया इसलिए इतनी बड़ी OIC तंजीम बना के बैठी थी 54 ममालिक के वो अपनी आंखों से फ़लस्तीनी भाइयों को इस तरह कहत ज़दा होते हुए और मरते हुए और शहीद होते हुए देखें। दूसरी जानिब हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक बेमानी सी चीज़ बन के रह गई है। तीसरी जानिब देखा अमेरिका और यूरोप जो इंसानी हकूक़ का दावेदार बनता है उसको शर्म से मैं कहता हूँ डूब मर जाना चाहिए, जो ऐसा जो जानवरों के हकूक़ की बात करता है। आज 20 लाख फ़लस्तीनियों की जानें जो हैं वो ख़तरे में हैं और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सबसे बदकिस्मती की बात यह कि ट्रंप से उम्मीद लगाई गई थी कि शायद वो जंग बंदी की बात करेंगे, और ट्रंप ने जो कल बयान दिया कि जी अगर यरगमाली रिहा ना हुए तो जो है वो गजा को मजीद तबाही भुगतना होगी। यानी ये बदकिस्मती की इंतहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही अपना रंग दिखाने लग गए हैं। लेकिन 1000 से ज़ायद फीसद इन्फ्लेशन में इजाफा हो चुका। हामिद भाई, अगर जो इमदाद पहुंचती है उसकी बात की जाए तो इमदाद को पहुंचने से पहले ही या तो लूट लिया जाता है या उसे पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये जो इंसानी अलमिया वहाँ पे जन्म ले रहा है, इसके असरात आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं और कौन आवाज़ उठाएगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर पा रहा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गजा के पहुंचने के रास्ते ही बंद हैं, इमदाद पहुंचने के रास्ते ही बंद है। कोई महदूद सा 500 ट्रक जहां चाहिए वहां 20 ट्रक नहीं पहुंच पा रहे। आप सोचिए 500 ट्रक एवरेज जाता था गजा में, 20 ट्रक नहीं पहुंच पा रहे। और फिर वो लूट मार जो है वो इंसानी फितरत और इंसानी मजबूरी के ऐन मुताबिक है कि जिसके पास ताकत है, जो जवान है वो छीन लेगा, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो हामला औरतें हैं वो बिलबिलाती रह जाएंगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल है। हमें अफसोस जो मुझे होता है वो ये है कि मुस्लिम दुनिया ने इकट्ठे होकर कोई लायहा अमल नहीं बनाया। अभी 2 हफ्ते पहले मिस्र में अरब लीग कॉन्फ्रेंस होती है, और वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन, यानी कोई अमली इकदाम उठाने की बात नहीं की जाती, कोई इसराइल पर पाबंदियों की बात नहीं की जाती, कोई सफारती ताल्लुकात खत्म करने की बात नहीं की जाती, कोई कारोबारी रवाबत खत्म करने की बात नहीं की जाती, कोई अमेरिका पर दबाव डालने की बात नहीं की जाती, कोई यूरोपीय यूनियन में इंसानी हकूक के मामलात में कमेटी पे बात उठाने की नहीं की जा रही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर आ गया, नेतन्याहू के जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी निकल आए, लेकिन मुस्लिम दुनिया चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूँ बदकिस्मती से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इनसे तवक्को थी कि ये कोई बड़ा स्टैंड तवक्कुआत तो थी, हामिद साहब तवक्कुआत थी, लेकिन कोई पूरा नहीं उतर रहा। क्या आप समझते हैं कि इजराइल में इस बर्बरियत जो इजराइल के जानिब से की जा रही है, ये सफाकियत, ये बर्बरियत, ये इसका जवाब देने के लिए या इजराइल को लगाम डालने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा? तो ये तो बेलगाम घोड़े की तरह अगर इसी तरह से जारी रहा तो गजा एक दिन खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा वहां पर। तो ये कौन रोकेगा इसको? अगर ये तमाम जमातें ऐसे ही बैठी रहेंगी, तमाम ममालिक ऐसे ही खामोशी से सिर्फ देखते रहेंगे तमाशा? विशाल बिल्कुल ऐसे ही है कि ये दूसरी जंग अजीम के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है, जहां बदकिस्मती के रोजाना की तादाद में सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानें हाथ जा रही हैं, शहादत हो रही है, जहां अस्पताल काम नहीं कर रहे, जहां जर्नलिस्टों पे हमले हुए, जहां यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स को हलाक कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि इसके ऊपर अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के मीडिया को ज्यादा से ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। आप आवाज उठा रहे हैं, दुनिया में हर जगह पर अब वाहिद हल ये है कि दोबारा से एक बार इस तहरीक को जिंदा किया जाए और अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डाला जाए। यूरोप में हमने देखे बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, अब वो भी मांद पड़ गए, तो जरूरत यह है कि अब ये दोबारा से ये मुजाहरे किए जाएं, अपनी हुकूमतों पर दबाव डाला जाए कि हर हालत में इसराइल की बर्बरियत को रोका जाए। इसका वाहिद हल जो है वो अवाम की मिलकर आवाज उठाना है। अगर अवाम आवाज बिल्कुल मिलकर आवाज उठानी होगी। लेकिन हामिद साहब, जिस तरह आपने भी तस्करा किया डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का कि वो अब भी अपने इस्राएली जो यरगमाली हैं उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, अगर
ऐसा मुमकिन नहीं होता, तो फिर तो लगता है कि एक नई बर्बरियत का आगाज़ हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के अपना चार्ज संभालने के बाद, और भी तमाशा देखते रह जाएंगे मुस्लिम उम्मा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंतहाई बदकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बजाय ये कि जंग बंदी की बात करते, बजाय ये कि वो इसराइल की बर्बरियत को ख़त्म करने की बात करते, उन्होंने तो एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दे दिया जिसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे इसराइल के हौसले मजीद बढ़ जाएंगे कि वो जितना मर्जी कत्लेआम कर लें। पहले जो बाइडन ने उनको इजाज़त दिए रखी, सीज फायर की 3 करारदादों को वीटो किया गया सलामती कौंसिल के अंदर, और अब ये है कि जो बर्बरियत का बयान ट्रंप दे रहे हैं उसके बाद तो मुसलमानों को इंतहाई मायूसी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि खुद जो अमेरिका के अंदर रहने वाले मुसलमान और इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो सख्त मायूसी का शिकार हुई हैं। जो उम्मीदें और तवक्कुआत ट्रंप से हैं, अगर वो उस पर पूरा ना उतरे, और इस बयान ने बहुत सारे सवालात जन्म दे जी। इस हवाले से भी बात तो हो रही थी, तब भी तनकीद तो हो रही थी कि क्योंकि जोइश लॉबी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी ताल्लुक है और फिर उनके दामाद का भी बड़ा करीबी ताल्लुक है, तो ये भी साथ साथ खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि इनके फिर भी मरासम जो है वहाँ पर ज़्यादा गहरे हों और वो मुस्लिम उम्मा के लिए या फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कर पाएँ। तो वही हमने सामने देखा खुलकर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ भी सामने आ गई, उनकी गुफ्तगू और बयान भी सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि इस अक़वाम आलम है वो किसी गहरी नींद में है और उनके जागने की कोई तवक्को फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, और बात हो जाए कुछ मज़ेदार नाश्तों की। और लाहौरी जो है वो खाने पीने के शौकीन तो होते हैं, आपको पता है, और एक बड़ी ही कदीम एक डिश है या कहा जाए कि नाश्ता है लाहौर के अंदर मशहूर, जो कि आपको सिर्फ वीकेंड्स पे मिलता है, और वो है दास कुलचा, जिसके लिए बड़ी आपको कष्ट करने पड़ते हैं, अंदरून लाहौर जाना पड़ता है। दास कुलचा आपको आम जो नानों वाले हैं, कुलचे वाले हैं, उनसे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको स्पेशली जिस तरह से जुनेद कह रहे हैं कि आपको अंदरून लाहौर जाना पड़ेगा, तो फिर आप वहाँ पर जाएंगे और दास कुलचा खाएंगे, और सिर्फ वीकेंड पर जा सकते हैं आप। और ये बहुत ही पुराना, बहुत तारीखी कुलचा है, ये कोई आम कुलचा नहीं। वैसे तो लाहौर के अगर नाश्तों की बात की जाए तो उसमें पाए हैं, निहारी है, हलवा पूरी है, हरीसा है, लेकिन जो दास कुलचा है इसकी अपनी एक तारीख है, अपनी एक मिसाल है। तो हमारे नुमाइंदे गोहर अली वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा है ये उन्हीं से जानते हैं उनकी रिपोर्ट में। गोहर एक तो ये लेते भी आए, जाहिर है हम लोग भी दास कुलचा देख लेते हैं कि अगर इस टाइम मौजूद होंगे तो फिर उनसे कहेंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। लाहौर के खुश जायका और चटखारेदार कदीमी पकवानों में दास कुलचा अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। दास कुलचा खस्ता ऐसा कि मुंह में रखते ही घुल जाए। 12 घंटे की मुशक्कत के बाद तैयार होने वाला दास कुलचा आज भी लाहौर में हर दिल पसंद किया जाता है। लाहौर में सारा साल से दास कुलचा अचार, आलू की भुजिया, सलाद, लीमू और दीगर लवाजमात के साथ नाश्ते में पेश किया जाता है। कदीमी लाहौर के इलाके चौहट्टा मुफ्ती बाकर में आज भी दास कुलचा तैयार करने वाले कई दुकानदार मौजूद हैं, जहां खरीदारों का रश लगा रहता है। ये 140 रुपए का ये कुलचा होता है, साथ चने होते हैं, नाल सलाद होती है, आलू की भुजिया होती है, साथ में अचार होता है। इसमें दाल का पानी डाला जाता है, सौंफ का पानी होता है। तो 12 घंटों में खमीर तैयार होता है, 24 घंटों बाद तैयार होकर। दास कुलचा लाहौर की सगात है ये। मैं 35 साल से ये इधर ही रह के खा रहा हूँ, रैश मेरी दरोगेले में, वहाँ से इधर लेने आए हम। दास कुलचा बचपन से जब से होश संभाली तब से खा रहे हैं। लाहौरियों की स्वाद है दास कुलचा और लस्सी का गिलास हो। दास कुलचे के शौकीन का कहना है कि जब तक नाश्ते में दास कुलचा ना मिल जाए रूह को सुकून नहीं आता। दास कुलचा नाश्ता भी है और चटखारा भी है। दास कुलचा लाहौर समेत मुल्क भर में बहुत पसंद किया जाता है। दास कुलचा पाकिस्तान की सौगात तस्वूर की जाती है। दास कुलचा लजीज भी है, खस्ता भी और खुश जायका भी। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ गोहर अली, एक न्यूज़ लाहौर। ये तो आपने लाहौरी नाश्ते देख लिए और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप वीकेंड का इंतजार कीजिए और ज़रूर जाइएगा ये दास कुलचा खाने के लिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते और बात कर रहे थे कुछ खूबसूरती की भी। जहाँ पर लाहौर की बात हो रही है, नाश्तों की बात हो रही है, तो खूबसूरती में हम कहाँ पीछे हैं। खूबसूरती की बात हो तो फूलों को की तशबीह दी जाती है कि फ़लाँ जो है वो बड़े फ़लाँ फूल की तरह, मोतिये के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह। तो फूलों का जो अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के अफसानों में भी जिक्र पाया गया है। फिर फूलों की एक खुफिया ज़बान भी होती है। हम अपने प्यारों को फूल देते हैं क्योंकि फूल हम आहंगी और कमाल की अलामत समझे जाते हैं, और ये एक मोहब्बत का इजहार भी होता है कि अगर आप कोई आपके साथ नाराज़ है तो आप उसको फूल दे के मनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा रिपोर्ट देखिए फूलों की खूबसूरती पर।
ख़वातीन की खूबसूरती का हमेशा एक फूल की खूबसूरती से मवाजना किया जाता रहा है। फूलों का अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के अफसानों में जिक्र किया जाता है। फूलों की एक खुफिया जुबान भी है। हम अपने प्यारों को फूल देते हैं क्योंकि फूल हमआहंगी और कमाल की अलामत है। उन्हीं में से कुछ फूलों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले बात हो जाए गुलाब के फूल के बारे में। गुलाब का फूल ये वाकई फूलों का बादशाह है और बजा तौर पर दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल की हैसियत का मुस्तहिक है। गुलाब को हमेशा मोहब्बत, ख़वातीन की खूबसूरती और वफादारी की अलामत समझा जाता रहा है। इस पौधे की 30,000 से ज्यादा इकसाम मालूम है। गुलाब के बारे में नज़्में कदीम फारिस में लिखी गई थी। ये फूल उसकी नाजुक और बहुत खुशगवार खुशबू की तरफ से मुमताज है। रोमियो ने सबसे पहले इन पौधों की अफजाइश का अंदाजा लगाया था, वो भी उसके इंतखाब में फाल तौर पर मसरूफ थे। हम कदीम रोमन मोज़ैक पर शानदार गुलाब देख सकते हैं। कुरून वस्ता के यूरोप में गुलाब को शाही फूल समझा जाता था, हालांकि उनकी काश्त बुनियादी तौर पर खानकाहों में की जाती थी। एग्रीड आर्किड ये एक बहुत ही नायाब फूल है। ये सिर्फ जापानी चावल के खेतों में उगता है। आर्किड एक मुनफरिद शक्ल का एक खूबसूरत सफेद फूल है। ये एक परिंदे की तरह है जो अपने पर फैलाता है। जापान में इस फूल के बारे में बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब ये मादूमियत के दहाने पर है और उसका ताल्लुक खतरे से 2-4 अनवा से है। जापानी इस पौधे को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। डिसेंटर ये फूल टूटे हुए या खून बहने वाले दिल की शक्ल के होते हैं। वो मेहराबदार फूलों में जमा होते हैं जिस पर कई फूल होते हैं, जैसे एक छोटे से दिल की तरह जिससे एक सफेद कतरा निकलता है। इस फूल के बारे में बहुत सी कौमों के अफसाने हैं जो सब शायराना और बहुत खूबसूरत है। सकूरा चेरी ब्लॉसम ये फूल रिवायती तौर पर जापान की अलामत है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप चेरी के फूलों की खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साल में कई दिन ये दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों के असली पर्दे से ढका रहता है। जापानी इस वक्त काम पर भी नहीं जाते, लेकिन मौके से फायदा उठाते हुए इस नाजुक और कलीलुल मुद्दती खूबसूरती पर गौर करते हैं। चेरी ब्लॉसम मार्च के आखिर में खिलता है और 1 हफ्ते से भी कम अरसे तक खिलता है। यहाँ तक कि इस पौधे के एजाज में खसूसी त्यौहार भी मुनक्किद किए जाते हैं। प्रोटिया जमीन पर सबसे खूबसूरत में से एक प्रोटिया फूल भी समझा जाता है। ये फूल जनूबी अफ्रीका की अलामत है। इस खानदान में तकरीबन 70 फूलों की अनवा शामिल है। इसके फूल गेंद की शक्ल के होते हैं। इसका रंग बर्फ सफेद से रोशन सुर्ख तक हो सकता है। जंगल में ये फूल सिर्फ अफ्रीकी बराज़म के जनूबी हिस्से या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिलहाल प्रोटिया तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये फूल काफी नायाब और महंगा है। लिहाजा अगर आप किसी को असल तोहफा देना चाहते हैं तो आपको पहले से प्रोटिया का ऑर्डर देना चाहिए। तो जनाब ये थे अल्लाह ताला के बनाए हुए खूबसूरत फूल और अल्लाह ताला की जितनी भी तख्लीकात हैं उनको देख के एक ही बात दिल से निकलती है कि सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है ताकि इंसान उसे देख के मुस्तफीद हो सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हमारे मसाइल के मैं जो आपको बता रही हूँ कि जुनेद पहले आपको ख्वाबों का बताते हैं कि आप ये सारे ख्वाब हम आपको उसका हल भी बताएंगे कि आपने पतला कैसे दिखना है। वजन बढ़ने के बाद आपको पतला होने के तरीके कार भी बताते हैं। तो मुझे जुनेद की समझ नहीं आ रही, जुनेद क्या चाह रहे हैं। ना अब खाने पीने के तो शौकीन होते ही हैं हम सारे, पाकिस्तानी भी खासतौर पे लाहौरी। तो उस खाने पीने के बाद किसी तरह किसी कवर तो करना है और एक आसान तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कलर्स के जरिए आप पतले हो सकते हैं या पतले दिख सकते हैं। तो अच्छा, ये अभी ये नहीं पता चला कि कपड़े पहनने हैं इस कलर के या ये रंग खाना है, चलें ये फिर पूछ क्या लेते हैं। करना है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, समराना शाह, आपको वेलकम कहेंगे, कलर एक्सपर्ट भी हैं। वैसे तो आपकी और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये हकीकत है कि कलर्स के ज़रिए भी पतला हुआ जा सकता है, वज़न को कम किया जा सकता है? बिल्कुल जी, ये एक हकीकत है कि कुछ कलर ऐसे हैं जब आप उनको पहनते हो, एक तो कलर्स हैव एनर्जीज, हर कलर की जो है वो डिफरेंट चीज़ है। अब इतना वास्ट तो नहीं जाएंगे, पर अगर हम वार्म कलर्स की तरफ आते हैं तो वो जो है वो हीट जो है कंज्यूम करते कहीं ना कहीं। जैसे सपोज आप जब भी गर्मी में आप जब कोई डार्क कलर पहनते हो, सपोज रेड पहनते हो, आप येलो पहनते हो, मस्टर्ड, तो गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली वो जो है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो कलर्स जो होते हैं एनर्जीज भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप पतले दिखते हो और फिर कुछ होते नहीं हो, दिखते हो, ऑब्वियसली वो अफेक्ट होता है। उससे अगर आपकी एनर्जीज को इस्तेमाल कर रहा है वो कलर, तो फिर तो आप जल्दी थक भी जाएंगे, आप निठाल फील करेंगे। इसमें सदाकत ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे कि देखिए कलर्स का तो बड़ा यूज़ है मार्केटिंग में। आप देखें तो मार्केटिंग कंपनीज में ज़्यादा जो कलर है वो रेड और येलो यूज़ होते हैं। अब क्या होता है, रेड जो होता है वो एनर्जी का वार्म कलर है, वो आपको वाइब्रेंट, वो आपको हैप्पीनेस देगा।
अब येलो जो कलर है वो प्रोमिनेंट कलर, आप कहीं पे भी रहोगे तो मार्केटिंग में इनका एक यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है। तो ऑब्वियसली एवरी कलर हैव द एनर्जीज। जैसे कि आप हम ब्लू कलर को ले लेते हैं। ब्लू कलर जो है रॉयल कलर है, वो रॉयलिटी और मोस्टली वो लोग पसंद करेंगे जो जिनका अपना पर्सनालिटी भी लॉ। अब कलर से किसी की पर्सनालिटी भी किसी हद तक हम जो है वो कर सकते हैं जज। ऑब्वियसली कलर एक कलर पूरा अच्छा, सब्जेक्ट एक और है। चीज सब्जेक्ट तो है, किस मौके पे क्या कलर पहनना चाहिए, Exactly. उसके क्या मायने होंगे, उसके क्या असरात होंगे, ये भी तो बड़ी अहमियत का हमें। बिल्कुल, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो स्पेशल ओकेजन पे, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड, वो वही कलर पहनते हैं जो उनके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग है या जो उनका लकी कलर है। अच्छा, जो लकी कलर और अनलकी कलर्स भी होते हैं, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है बड़ी बड़ी हमारी जो सियासी शख्सियात हैं, जिस तरह जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके जो पीर साहब हैं उन्होंने उनको कहा कि जी ग्रे कलर पहनना है। इसी तरह से जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो खाकी कलर पहनते हैं, बिल्कुल, और वो उनकी पहचान भी बन चुका है। तो इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल ये ट्रू है। देखिए एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपको बाकायदा सजेस्ट करेंगे कि आप जो है ये कलर पहने आपके ज़ोडिएक साइन के साथ या आपके प्लैनेट्स के साथ जो है। जैसे अगर वाटर साइंस की हम बात करते हैं, ज़्यादा हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक्वा कलर्स में रहें या फिर आप जो ग्रीन या वाटर कलर्स हैं, तो क्या होगा वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, हम लोग इंटरव्यूज पर जाना है, हमने किसी ऐसे इवेंट पर जाना है कि हम चाहते हैं कि हम सबसे मुनफरिद लगें और हम कॉन्फिडेंट लगें और कोई भी जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी के चार्म से बच ना पाए, तो ऐसा कौन सा कलर, क्या हमें स्टार्स के साथ मैच करना चाहिए या कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलर्स हैं कि हम वो वेयर करेंगे तो हम सबसे मुनफरिद लगेंगे, कुछ ऐसा भी है? जी, स्टार्स के साथ भी हैं, बट ओबियसली कुछ कॉमन कलर हैं जो कि आपको रॉयलिटी प्रोवाइड करते हैं या लग्जरी से हम उनको इंडिकेट करते हैं। सपोज उनका ताल्लुक जो है वो वीनस से रिलेट करते हैं। जैसे पर्पल कलर है, पर्पल कलर के जो भी शेड होते हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं या कहीं पे जाएं तो वो आप प्रोमिनेंट लगोगे, आपका एक पर्सनैलिटी, आपका जो एक ऑरा है वो पॉजिटिव लगेगा। फिर आप अगर ब्लू कलर, ब्लू इज़ रिलेटेड टू रॉयलिटी, बादशाहों का जो है वो कलर था, आसमान का कलर है, तो वो जो है वो आपको प्योरिटी दे। तो इतनी हमें समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसके असरात भी होते हैं, लेकिन जो हमारा पॉइंट है उस पर भी आ जाते हैं क्योंकि लोग वेट कर रहे होंगे कि पतला कैसे कलर पहने और बस सुबह आए और जुनैद का 20 किलो वजन कम हो, जितना मर्जी हम खाएं, लेकिन कलर ऐसा पहने कि जिससे हमारा वेट कम से कम बढ़े ना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसके, जैसे कि अगर आप हेल्दी है तो आप ज़्यादा जो है वाइब्रेंट या डार्क कलर्स की तरफ जाओगे तो उनकी एनर्जीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं फैट कंज्यूम करती हैं। ठीक है। जैसे रेड कलर जो है वो फैट कंज्यूम करता है, फिर येलो कलर जो है वो फैट कंज्यूम करता है, डार्क ग्रीन कलर फैट कंज्यूम करता है, ब्लैक कलर सबसे जो ज़्यादा आपका फैट या एनर्जी कंज्यूम करता है फैट, जिसे कहते हैं चर्बी पिघला। जब भी आप ये कलर पहनेंगे आप नोटिस भी करेंगे आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना ज़्यादा आपको आएगा, या सम टाइम तो कुछ लोग जो है वो पहन नहीं सकते कि हम इस कलर। अगर कोई बंदा पहले ही कमज़ोर है, वो ब्लैक कलर पहनना ज़्यादा शुरू कर दे, वो तो फिर निढाली हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा भी है कि कोई रेड सब्जियां खानी शुरू कर दें, ग्रीन सब्जियां खानी शुरू कर दें, लाइक ये भी कलर्स हैं, यानी कि आपने पतला होने के लिए भी खाना ही खाना है। ये तो कमाल हो गया। अच्छा, जिसकी जिंदगी में है ही खाना तो वो क्या करेगा यार? माशाल्लाह है भी, बट तो आपने तो खाने के बगैर नहीं रह सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो फिर वो क्या करे, वो ऑब्वियसली जो आपने कहा है कि वो रेड चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दे या ग्रीन चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दे। पर इस मामले में भी एक कहते हैं, ये भी एक मिथ है कि अगर तो ग्रीन चीज़ें खाने से आप पतले होते तो भैंस बहुत पतली होती, सबसे ज़्यादा पतली होती या फिर भागने से अगर कोई पतला होता तो घोड़े का एज कभी 20 साल ना होता। तो फिर देखिए ये चीज़ें ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं। कलर साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा तो सब्जेक्ट है। अच्छा, टेक्सचर से भी तो फर्क पड़ता है। अगर आपने बिल्कुल, मैं उसी तरफ, आप आज ना नजूमी बने हुए हैं, जो मेरे दिमाग में बात आ रही है आप पहले पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन तो आपने ही करना ना, हम तो रहनुमाई ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अच्छा अब आपका ये है कि आपने पहले तो ये वेरीफाई करना है कि हमारा जो ब्लड है वार्म है या कोल्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये उसका भी इजी सा मेथड है। उसमें क्या आपने करना है, सपोज अगर आपकी जो वेन्स हैं वो ग्रीन कलर की आपको यहाँ शो होती हैं, ठीक है, तो आपका जो कलर, जो आपका ब्लड है या जो आपका कलर टोन है वो वार्म है,
फिर अगर यहाँ पे ब्लू होंगी, अगर किसी की रंगत सांवली है और उसकी वेन्स नजर ही नहीं अच्छा मैं उस तरफ भी आ रही हूँ, आप वही कह रही हूँ ना, आज आप नजूमी बने हुए। तो अगर तो पर्पल है तो फिर जो है आपका जो है वो कोल्ड कलर्स की तरफ जाए। अगर मेरी ब्लू सी है तो इसमें क्या होगा? अगर सपोज आपका खून नीला है अगर वही बात है थोड़ा मिक्स है ना, तो वो ब्लू शेड की तरह, तो फिर आप मिक्स कलर पहन सकते हैं। अब आप ऐसे कलर्स पहने, जैसे सपोज आप बहुत फैट हो तो आप एक ही टोन में आप हमेशा कपड़े पहनेंगे। आप ना तो आप बड़े प्रिंट्स यूज करेंगे, बड़े प्रिंट्स नहीं, आप और फैट लगोगे, ठीक है। और एक ही टोन में आप लेना, सपोज जैसे कि उसको प्रिंटेड नहीं पहना कि आपने ऊपर रेड पहन लिया, नीचे और मोटे लगोगे, आप ज्यादा फैट लगोगे, आपकी पर्सनैलिटी भी ज्यादा फैट। और आपने कोशिश करना है कि प्रिंट्स जो आप पहने वो स्ट्रेट लाइंस में हो और छोटे प्रिंट्स होने चाहिए। जो भी आप चूज करो तो उससे ऑटोमेटिकली प्रिंट या कलर से आप लोग जो है वो पतले दिखना शुरू हो जाते हो। तो जुनेद ने पूछा कि जिसका कलर सांवला है, उसकी वेन्स नजर नहीं आ रही है, वो कैसे पता करेगा? उसको मेरे हमें सुई चुबानी चाहिए और देख लेना चाहिए इसका। अब जिसका कलर सांवला है तो ऑब्वियसली अब वेन्स में कोई कलर तो होगा, या तो पर्पल, ऑब्वियसली सांवले लोग का पर्पल की तरफ होगा, या कुछ ब्लैकिश सा टोन होगा, तो वो वार्म की तरफ ही जाएंगे। जैसे कोल्ड वाले जो है, अच्छा ज्वेलरी का भी एक है कि अगर सपोज आप कोल्ड ब्लड लाइन से हो तो फिर आप जो है वो सोना पहने, अगर आप वार्म हो तो फिर आप जो है वो चांदी या सिल्वर ज्वेलरी पहने, आप गोल्ड की तरफ मत जाए, वो आपको सूट भी नहीं करेगा। अच्छा, जिन लोगों के हाथ ठंडे रहते हैं, पाँव ठंडे रहते हैं, ये भी कहा जाता है कि ये इसका ब्लड बहुत ठंडा है, इसलिए इसकी बॉडी, इसके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। वैसे तो उसको बेवफाओं के साथ भी तशबीह दी जाती है, वो एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, लेकिन क्या ये भी मिथ है या सच्चाई है इसमें कि जिनके हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं उनका ब्लड ठंडा होता है? अच्छा, मोस्टली ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो लोग ज़्यादा जो है वो ठंडे रहते हैं या हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो वो कोल्ड ब्लड लाइन से होते हैं। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली है। तो कलर्स आर अफेक्टेड बहुत। आप तो जैसे हम जुनेद ने या मैंने अपना वेट कम करना है अब, तो अब हमें पता चल गया कि हम एक कोल्ड नहीं, जुनेद का ब्लड तो गर्म है लेकिन मेरा ठंडा है, तो जुनेद कौन सा कलर पहने और मैं कौन सा कलर पहनूं कि हमारा सुबह तक वेट जो है ना वो मैक्सिमम कुछ 20 kg तक कम हो जाना चाहिए। मरवाना है आपने। आप बिल्कुल ही फास्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्लोली अगर है, वही मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप डार्क कलर्स की तरफ जाएंगे और वार्म कलर्स की तरफ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम करते हैं। पसीना आपको आएगा, रेड कलर जुनेद अगर रेड कलर की शूटिंग करें या फिर येलो कलर की शूटिंग करें, ग्रीन कलर की शूटिंग करें तो उनके लिए सूटेबल है। अच्छा, एक और भी बात है कि कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक कलर्स ही पहनते हैं, वो उस कलर से बात, तो अब वो कलर का जो ऑरा जो होता है वो फुल आपकी पर्सनालिटी पे भी अफेक्ट करता है। जैसे सपोज आप ग्रे कलर पहनते हो तो ग्रे कलर शो करता है विजिटम को, विजिटम शो करता है, फिर प्रॉस्पेरिटी शो करता है, उबल के बाहर निकल रही होती है विजडम अक्सर। अच्छा, और डीप आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो इतना ओपन, इंट्रोवर्ट नहीं आप होगे। जो भी ग्रे कलर पहनने वाले जो लोग होंगे वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट ही रहते हैं, तो कलर्स तो ऑब्वियसली बहुत अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। समरान हमारे साथ मौजूद थी नाज़रीन, और डार्क कलर्स पहनिए और ऐसा टेक्सचर पहनिए, ऐसे प्रिंट्स पहनिए जिससे आप स्मार्ट दिखें। और असूली तौर पे मेरे ख्याल में ये तो सारी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पे अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, लेकिन कलर्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए अगर आप वाकई में वजन कम करना चाहते हैं, और वही देरपा भी होगा, उसके असरात भी मस्बत होंगे। बिल्कुल, लेकिन कलर्स पहनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दोनों हाथों से आप खाएं और इस तरह का जंक फूड खाएं। आप ये सोचें कि आप ब्लैक कलर पहनने से, डार्क कलर पहनने से स्मार्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के लिए ये जानने की, समराना से ये पूछने की कि क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि रातों रात वो कलर पहनने से या खाने से आपका वजन कम हो जाए, तो अभी तक मुझे नहीं मिला। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वजन जो है वो थोड़ी अमली इकदाम करने के बाद आप कम कर। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात होगी माजूरों के हवाले से जो हुकूमती इकदाम हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन कितने ज़बरदस्त काम कर रही है उसके लिए, और सीएम पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से क्या कहा गया है, क्या इकदाम किए गए, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। Stay with us.
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेरेंट्स को ये दरपेश है मसला, क्योंकि अच्छे स्कूल की तलाश जो है वो हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा एक मयारी तालीम हासिल करे, एक अच्छी दरसगाह में जाए, लेकिन ये आजकल बड़ा ही मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के नाम हैं और फिर उनके स्लोगन्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान, तो वो वाला जो मुहावरा है वो बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है। मसले का हल कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखी जाएं? उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि हमें इस बारे में बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। तो उमैर भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जब भी किसी घर पे बच्चे की पैदाइश होती है और जैसे बच्चा होश संभालने लगता है, तो सबसे बड़ी आजमाइश वालिदैन के लिए यही होती है कि वो स्कूल कौन सा चुने। तो एक तो ये बताइएगा कि इसकी अहमियत कितनी है, अच्छे स्कूल का इंतखाब करना, और क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए इसके लिए? बहुत सारे तो अब स्कूल मुंतखब नहीं करते, वो अच्छा। होम स्कूलिंग करते हाँ, हैं। ये और भी सही ये भी है। एक बड़ा ग्रोइंग, आपको पता है कि पेरेंट्स का क्लब है, और इंटरनेट की वजह से और बिल्कुल। एक्सेस की वजह से अब बहुत सारे पेरेंट्स खुद से, खासतौर से मदर्स हमारे यहाँ डेडिकेटेड होती है। तो खुशाइन बात है, लेकिन ये बड़ा एक अहम फैसला होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देने वाली तालीम ऑफर कर सकें, बच्चों को दुनिया के हम आहंग ला सकें। और स्कूल्स हमारे यहाँ बेतहाशा हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और प्राइवेट में भी एक रेंज पाई जाती है। तो कैसे मुंतखब किया जाए, ये बड़ा अहम फैसला होता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो पेरेंट्स अपनी डेफिनेटली इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड जो कर सकते हैं उसमें जो ऑप्शंस हैं, फिर उसमें स्कूल की तरह गहराई में जाना जरूरी है। और स्कूल में सिर्फ करिकुलर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी, मैं ये दोनों चीज़ों पे एम्फेसाइज करूंगा। आपका बच्चा जो चीज़ें एज अ यंग एज में, स्पोर्ट्स हो गया, थिएटर हो गया, स्टेज हो गया, डिबेट्स हो गया, बहुत अहम हिस्सा है। और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और साथ साथ करिकुलर जो कि डेफिनेटली पेरेंट्स देखते हैं, उसको गेज करने के लिए सिर्फ इश्तिहारबाजी ना देखें, वीडियोस ना देखें, पुराने स्टूडेंट्स से गुफ्तगू करें जिनको जानते हैं। अगर टीचर्स का पता लगा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स का माहौल बनाते हैं, और गुजरे हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। उमैर साहब, क्या किया जाए, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है बच्चे की, बच्चे को शाऊर भी देना है, दुनिया में चलना भी सिखाना है उसे, और बीट करना भी सिखाना है। ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से मुमकिन हो पाएंगी? क्या मयार रखना चाहिए हमें कि वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है? ये स्कूल बेहतरीन है और इस स्कूल में हम बच्चे को नहीं भेज सकते। जो आपने फाइनेंशली कहा वो तो हमें बिल्कुल ठीक है कि हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम तालीम किस तरह से देखें कि इस दरसगाह की बहुत अच्छी तालीम है? जी, और एक तो सॉरी, फाइनेंशियली भी कैच नहीं होता। बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं जो कि ब्राइट होते हैं, तो वो रीज़न नहीं होना चाहिए डेफिनेटली रोकने का, लेकिन एक डिसीजन में ज़रूर शामिल होता है। आपने कहा क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जाए, एक तो बच्चा छोड़ नहीं देना स्कूल के पास। अच्छी एजुकेशन जो है ना वो ट्रायंगल होती है, उसमें स्कूल है, स्टूडेंट है और पेरेंट्स हैं, बल्कि पेरेंट्स को ऊपर रख दे। तरबियत में बगैर पेरेंट्स के कुछ नहीं होता, और हमारे यहाँ स्कूल्स और पेरेंट्स का रिश्ता बहुत कमज़ोर है, उनकी आपस में कोई बात नहीं होती। स्कूल्स की बच्चों पे फोकस, इंडिविजुअल फोकस होना, उसका पेरेंट्स को पता लगना, पेरेंट्स का उस लिहाज से बच्चों को और तैयार करना घरों पे, ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है क्वालिटी बढ़ाने में। नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा टेक से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं हो पाती, और वो बातचीत जो है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसी में बच्चा बता सकता है कि मैं स्कूल में अच्छा फील कर रहा हूँ, टीचर ने क्या किया। तो अगर आप डाल भी दें बच्चे को स्कूल में, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो अपना फैसला चेंज करें फौरन, बजाय इसके कि उससे स्टिक करें। अच्छा, एक चीज़ स्कूलों में भेजा जाए जो नामी ग्रामी बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े स्लोगन्स, बड़ी बड़ी इमारतें, या फिर छोटे स्कूलों में भी बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकता है? जैसे मैंने कहा, ये आपके मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तालीम चाहते हैं। उसमें भी आप जानती हैं चॉइसेस हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट वाला ट्रैक लेते हैं, कुछ ओए लेवल्स की जानिब जाते हैं, कुछ के कोर्सेज कहीं पे मिलते हैं। लेकिन किन चीज़ों पे फैसला होता है? नंबर 1 आपके इकोनॉमिक्स, नंबर 2 स्कूल में ज़रा देखें कि करीब करीब हो। बहुत ज़्यादा दूर स्कूल होना भी बहुत ज़्यादा बोझ होता है पेरेंट्स पे भी, बच्चों पे भी, और आज के दौर में बहुत ज़्यादा खर्चा भी है। नंबर 3
लिस्ट बनाएं, स्कूल्स को विजिट करें। ऐसे ही इश्तिहार पे फैसला नहीं होता, जब आप स्कूल जाते हैं तो माहौल का पता चल जाता है। जैसे आपको गार्ड ट्रीट करता है जहां आप जाके बैठते हैं, जिससे बात करते हैं, तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन स्कूलों पे जरूर जाके तहकीक करें। जो उन स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर बात करें, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस देख के और उनका किरदार देख के आप जरूर बता सकते हैं कि स्कूल ने क्या किरदार अदा किया उनकी जिंदगी में। बिल्कुल शुक्रिया। उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, पेरेंट्स को ये डिसीजन उनके लिए यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे की तरबियत कहाँ से, अच्छे बच्चे किरदार जिनका बहुत अच्छा है, जिनकी रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स को लेकर चलना, आप बच्चे का किरदार भी बनाते हैं। पूरा एक बच्चा तामीर होता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए माजूरों के आलमी दिन के हवाले से। आज दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं मजदूर अफराद के लिए। उन्हें नौकरियों में कोटा देने की बात हो या रेलवे में डिस्काउंट की, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं सदर मुमलिकत का। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने माजूरी के हामिल अफराद के आलमी दिन पर पैगाम जो दिया है, उसमें उन्होंने खुसूसी अफराद की इस्तेकामत, हिम्मत और काबिल कदर किरदार का एतराफ़ किया। और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जो इस आलमी दिन पर हमारे मुआशरे में माजूर अफराद के हकूक़ के लिए हमें काम करना है, उनको अमली ज़िंदगी में शामिल करना है और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उन्हें काबिल बनाना है, और इसके लिए वो जितनी कोशिश और काबिश हो सकती हैं वो करेंगे। इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी इस दिन की मुनासबत से गुफ्तगू की और सलाम पेश किया उन तमाम माजूर अफराद को जो कि अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिशों से अपना मकाम पैदा करते हैं, और उनकी इन तमाम काविशों को सलाम भी पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये तमाम माजूर अफराद जो हैं वो इस कौम का फ़ख्र हैं, और माशरे की असल खूबसूरती है कि जब स्पेशल हीरोज़ को मुसावी हुकूक और मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इसके अलावा जो डिस्काउंट दिया गया है 50%, यानी कि रेलवे के सफ़र पे सिवाय जो एक ट्रेन है जिसका अगर आपको बताएं कि ग्रीन लाइन ट्रेन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा, इसके अलावा जितनी भी ट्रेन्स हैं उसके ऊपर माजूर अफराद को 50% डिस्काउंट दे दिया। बिल्कुल जी। और मरीम साहिबा की जानिब से लाहौर में पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म सेंटर भी कायम करने का पैगाम दिया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त हम आपको बताएं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने भी जमात इस्लामी का क्या कहना था कि हम जो माजूर अफराद हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं, और हिम्मत कार्ड जो है वो इस हवाले से वो भी जारी किया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है। और अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरह से दीगर अपने जो शोबे हैं, जो खिदमत खल्क़ के मामलात हैं उसमें पेश है, तो माजूर अफराद के लिए भी बहुत सी उनकी काविशें हैं। तो इस मौके पर गुफ्तगू करने के लिए मियाँ बाबर हमीद साहब, नेशनल डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन, आपको हमने मदऊ किया। आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि माजूर अफराद का आज आलमी दिन भी है, और अल खिदमत फाउंडेशन ख़ास तौर पे माजूर अफराद को देखते हुए, उनके मसाइल को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए क्या कुछ खिदमत सर अंजाम दे रही है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने इस अहम मौके के ऊपर हमें याद रखा। इसमें यूँ है कि देखें, अफराद को हमें अपने माशरे का कारामद जो शहरी है वो बनाना है, और उसके नतीजे में उनको हर वो मसावी मौके मुहैया करने हैं जो आम इंसानों को यानी मुयसर हैं। और उसके अलावा उनको हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनमें खुद एतमादी पैदा करनी है, और उनको एक बाशऊर और बाअमल शहरी बनाने के लिए हमने कोई ना कोई तगदो करनी है। तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो हम अपनी सहूलियात दे सकते हैं, हम इस वक्त तक तकरीबन 45,000 जो व्हील चेयर्स हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमें जहाँ भी कोई इतला मिलती है कि कोई साथी, कोई ऐसा फ़र्द, कोई खातून या बच्चा, उनको ज़रूरत है व्हील चेयर की, तो हम उनको व्हील चेयर फ़ौरन पहुँचाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कास्ट व्हील चेयर पहुँचाते हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई यानी आज़ा की ज़रूरत होती है, उसके सिलसिले में भी हम तावन करते हैं। फिर ये है कि उनको तरीक़ाकार, सर सॉरी आपको काट रही हूँ, तरीक़ाकार क्या है जिन लोगों को ज़रूरत है व्हील चेयर की, या फिर वो जो खड़ा होने के लिए उन्हें स्टिक्स चाहिए होती हैं, ये तमाम अशिया वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग खुद ढूंढते हैं? जी, इसमें यूँ है कि हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और वैसे पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। आप हमें एप्लीकेशन देंगे, हम उसको वेरीफाई करके
तो हम वो उनके डोर स्टेप पे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वो पहुंचा देते हैं। और इसमें यूँ है कि जो भी उसके बाद हम ये जो इस वक्त हमने बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें भी हमने उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनको डिजिटलाइज जो मसनूआत हैं उनको पहुंचाई भी जा सकें, उनके लिए बनाई भी जा सकें और उनको इस तरह ट्रेंड किया जा सके कि वो घर बैठ के अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। इस सिलसिले में हमारी पूरी कोशिश है कि हम जिस तरह आम जो हमारे दोस्त हैं, शहरी हैं, उनके लिए रोज़गार के स्कीमें बनाएं, इनको भी हम इसमें मलूज़े खातर रख रहे हैं। उसके बाद हमारा एक अलखिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, हम उस पर कोई एडमिन कास्ट भी नहीं ले रहे, यानी 0% हम रिटर्न उसमें हम लेते हैं, हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते। तो उसमें भी हमने उनके लिए स्पेशल कोटा रखा है, हम उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो एक कारआमद शहरी बन सकें और पाकिस्तान की तालीम और तरबियत के लिए भी कोई इदारा बनाया? इसके लिए भी अलहदा से तो अदारा नहीं बनाया, लेकिन हम जो अदारे ये काम कर रहे हैं उनके साथ अभी तावन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ये समझते हैं कि मेन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के अफराद की ज़रूरत है जो ट्रेंड हों, तो इसमें हमें टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि हम ऐसे टीचर ट्रेंड करें जो इन बच्चों के साथ या इन अफराद के साथ स्पेशल जिस तरह उनको ट्रीट करना है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो भी माजूर फ़र्द है ना, अल्लाह ने अगर उससे कोई चीज़ नहीं दी तो उसको कोई ना कोई इजाफी चीज़ दी होती है, तो उसको एक्सप्लोर करना कि इस बच्चे में या इस फ़र्द में क्या चीज़ इजाफी है, उसके मुताबिक उसको लेके चलना, उसकी सलाहियतों को डेवलप करना। अगर आप आज देखें, आजकल अगर हम देखते हैं इंटरनेट का दौर है, हमें मालूमात हो जाती हैं कि खेलों के मैदान में और उसके अलावा बिज़नेस के मैदान में, उसके अलावा इनोवेशन के मैदान में बहुत सारे ऐसे अफराद जो किसी न किसी चीज़ से महरूम हैं लेकिन उन्होंने बड़े नाम कमाए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि माशरे ने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ यानी सलाहियतें उनकी उजागर की और उन्होंने अपने आप को मनवाया। बाबर साहब, स्किल्स की बात आप कर रहे हैं, तो जो बच्चे जिनको आप कह रहे हैं कि रोज़गार के हम मौके फ्राहम करते हैं या रोज़गार के काबिल बनाते हैं कि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने लिए ख़ुद कमा सकें और किसी पर बोझ ना बने, क्या उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं? उनकी सलाहियतों को देखने के बाद उनके लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स बनाई गई हैं या फिर अलखिदमत फाउंडेशन के अंदर ही देखिए सिखाया जाता है? जी बिस्मिल्लाह। इसमें यूँ है कि अभी हमने अलग से इंस्टीट्यूट, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमने बनाए नहीं है, लेकिन हम जो इंस्टीट्यूट ये काम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। अगर कहीं माली मदद की ज़रूरत है उसको भी हम करते हैं, और अगर कोई इंडिविजुअली कहीं ज़रूरत होती है तो वहाँ हम कोशिश करते हैं लोगों को आपस में लिंकेज करें, लोगों को कोई ऐसे अफराद के साथ जोड़ें जो उनको मौसर अंदाज से उनकी तालीम और तरबियत कर सकें और उनको अपलिफ्ट कर सकें। अच्छा, कोई डाटा है आपके पास बाबर साहब कि कुल कितने डिसेबल अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर? हुकूमती सतह पे उनके लिए क्या कुछ अभी हो रहा है और आप उसके अंदर क्या अपना इनपुट दे सकते हैं कि उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके उनको फैसिलिटेट करने के लिए? डाटे का जो हिसाब है इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, तो इस वक्त ये है कि तकरीबन 15% लोग किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं। अच्छा। वो जिस्मानी भी हो सकती है, जहनी भी हो सकती है। यानी 1 अरब अफराद जो हैं वो यानी माजूरी का शिकार है किसी भी किस्म, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हमारे पास बदकिस्मती से जिस तरह हमारे पास बहुत से शोबों में डाटा नहीं है, 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था जिसमें नादरा ने डाटा पेश किया था कि जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं वो 3,71,000 थे। कुछ भी नहीं है, जबकि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक को तकरीबन 3 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। अगर आप 15% का हिसाब लगाएं ना तो इतनी बन जाती है। जाहिर है हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो इस तरह की मसाइल हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादती ही होती है। जिस तरह हमारे पास सहूलियात की फराहमी है, जिस तरह एक्सीडेंट का रेट जो है हमारे यहाँ दुनिया में हाईएस्ट रेट्स में हमारा मुल्क शामिल है कि जहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं और उसके नतीजे में जो लोगों को माजूरियाँ लायक होती हैं, तो ये इस तरह के मसाइल हैं। अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दामात हैं उसमें जॉब और ज़राए उनके लिए इस तरह के पैदा करना, मौके उनको देना नौकरियों के, ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं नाबीना अफराद जो है वो एहतजाज करते हुए हमें नज़र आते हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए। ज़ाहिर है तादाद-ओ-शुमार बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस वक्त हुकूमत की नज़र में नहीं है, तो उन लोगों के लिए जॉब के मौके इस वक्त कितने मौजूद हैं, कितने % नौकरियों का कोटा है और कितना मज़ीद होना चाहिए? देखिए, जो गवर्नमेंट ने कानून साजी की हुई है उसमें 2% उन्होंने यानी ये एसेंशियल किया हुआ है हर अदारे में कि आप 2% जो है मजदूर अफराद को रखें। लेकिन हम अगर देखें अपने रोज़मर्रा हम मुख्तलिफ़ कामों में मुख्तलिफ़ दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, हमें ना होने के बराबर इस तरह के अफराद मिलते हैं कि जिनको नौकरियाँ दी। एक तो ये है कि कानून जितने भी हों ना उनका मौसर इतलाक़ होना चाहिए ताकि उसके ऊपर अमल दरामद हो और जो लोग उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए और वो करें। उसके बाद गवर्नमेंट को भी चाहिए, जिस तरह गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यानी लोग मुजाहरे करते हैं
कि हमें हमारा हक दें, तो उसमें बदकिस्मती ये होती है कि मुख्तलिफ हुकूमतें जो वादे करती हैं वो पूरा नहीं करती। तो उस वक़्त मसाइल को टालने के लिए लोगों को उस वक़्त यानी कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देती हैं। होना ये चाहिए कि जिस भी सतह पर हुकूमत का ये काम है कि उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर खड़ा होना चाहिए, तो जो भी वो वादा करे वो पूरा करे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कवानीन की बात की है बाबर साहब, पाकिस्तान से जब आप निकलते हैं, अब तो खैर यहाँ भी किसी हद तक बड़े शहरों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई पार्किंग की जगह हो, तो मखसूस अफराद के लिए ख़ास जगह बनाई जाती है, एंट्रेंस के लिए, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में मुजरिमाना गफलत है। जी हाँ, इसमें ये देखें ना जी, हमें शऊर की ज़रूरत है, हमें तरबियत की ज़रूरत है, हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इन लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना है, इनको कारआमद शहरी बनाना है। आप ये देखें, बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से तालीम नहीं हासिल कर सकते कि उनके स्कूल में जो क्लासेस हैं उन तक अगर उनके पास व्हील चेयर भी हो, उनकी एक्सेस ही नहीं होती, पहुँच ही नहीं पाते अपनी क्लास के अंदर। हर बंदा अटेंडेंट को अफोर्ड नहीं कर पाता। जी हाँ, तो ये होना चाहिए कि हमें हर जगह उनको एक्सेस देनी चाहिए, इस तरह के यानी इंतजामात होने चाहिए कि वो एंटर हो सकें और वो बेहतर अंदाज से अपनी उन सहूलियात से फ़ायदा हासिल कर सकें। गवर्नमेंट का है इसको, इन रूल्स को, इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना, और अगर कोई इस पे अमल नहीं कर रहा तो उस पे जुर्माने डालना भी गवर्नमेंट का काम है। सर असल में यही बात है जो हम कहते हैं कि हमें लोगों को ये शऊर देना चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो हमारी फलाह व बहबूद का काम कर सकें, हमारे काम आ सकें, उनको हम अजीज़ हों, ना कि उनको गैर मुल्की लोगों के मफादात अजीज़ हों या अपने मफादात अजीज़ हों। ये शऊर पैदा करना भी अल-खिदमत फाउंडेशन का काम भी है और आप जैसे इदारों का काम भी है कि ऐसे लोगों को आगे लाएं, हुकूमत की बागडोर उन लोगों के हाथ में दें जो ये सारे पहलू जो है मद्देनजर रखें। बिल्कुल जी, और गवर्नमेंट कम से कम जो कवानीन बनाती है उन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वो ऑटिज्म सेंटर बनाया जा रहा है बाबर साहब, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, एक तो उनके लिए सदमा होता है कि उनकी ऐसी औलाद उनको अल्लाह ताला ने आजमाइश की सूरत में दी है, लेकिन फिर उससे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसको तालीम कहाँ से दी जाए, उसकी सलाहियतें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ अल्लाह ताला लेता है तो कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी देता है, लेकिन उन चीज़ों को पहचानना और निखारना, उसके लिए तो इस तरह के इदारों की बहुत ज़रूरत है। बेशक जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है, हम उसको सराहते हैं, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है कि आम आदमी इसको असेस ही नहीं कर सकता कि ये मसला क्या है, यानी वो घबरा जाता है देख के और उसको सही तरह वो टैकल नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। उससे ये है कि ये बच्चे जो हैं जो ऑटिज़म का शिकार हैं और ये तालीम और तरबियत के साथ ये नॉर्मल हो जाते हैं, ये हम इसको सराहते हैं। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंटर से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे मियां बाबर हमीद साहब। और इस तरह के इकदाम जो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं बहुत ज़रूरी भी हैं और ये इकदाम जो है वो होने चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।